आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पुरानी रीति रिवाज और परंपराओं को लेकर आगे चलते हैं। पर लोग अपने समाज का सड़ा गला भी खाने को तैयार रहते हैं, पर दूसरे समाज का अच्छा खाना भी उन्हें गवारा नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे ऊपर उठने की हिम्मत आज तक इंसान नहीं जुटा पाया। भले ही उस रीति रिवाज के चलते कोई घुट गिर कर क्यों ना मर जाए, पर वो करेंगी तो अपने ही समाज की और अपने ही रीति रिवाजों की। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अपने समाज और अपने रीति रिवाजों को भूल जाइए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उससे कोई घुट घुट कर मर जाए और आप उसकी तकलीफ़ को देखें ही नहीं। तो चलिए, जो आज की कहानी है वो है बेचारी कुंवारी है। तो इसे सुनते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। रमा, ओ रमा, मैंने चलते रिक्शे से रमा को आवाज़ दी। घर से बाहर निकलती रमा चौंक पड़ी, पर मुझे देखकर वह खुशी से चीख पड़ी। पूजा, तू यहाँ कब आई? कैसी है? पूजा ने उसे गले से लगाते हुए कहा। सब यहीं सड़क पर खड़े खड़े पूछ लेगी। उसने अपना माथा ठोकते हुए कहा, सॉरी यार, चल घर चल, वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। बस 1 मिनट रुक, मोहन चाचा की दुकान से कुछ सामान ले लूँ। पूजा उसका हाथ थामे चल दी। यही वो मोहल्ला था जहाँ कॉलेज के दिनों में मेरा लगभग सारा दिन बीता था। यही मोहन चाचा की दुकान हमारी न जाने कितनी लड़ाइयों की साक्षी बनी थी। सब कुछ तो वैसा ही है, कुछ नहीं बदला यहाँ पर, सिवाय मेरे। कॉलेज के दिनों में बिना नागा किए मैं रमा के घर आती जाती थी, पर शादी के बाद ऐसी व्यस्त हुई कि 5 साल में दोबारा आना हो पाया है। घर की सबसे बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी आने पर वह अल्हड़ और चंचल सी पूजा कहीं खो सी गई। यहाँ आते ही वही सारी यादें फिर से ताज़ा हो उठी। मोहन चाचा प्रणाम, मैंने हंसकर कहा। मुझे देखकर वे खुश हो गए। अरे पूजा बिटिया, कितने दिनों बाद आई हो, चॉकलेट खाओगी? मैं खिलखिला पड़ी। हाँ मोहन चाचा, खाऊंगी, पर अब एक चॉकलेट और देनी पड़ेगी मेरी बिटिया के लिए। काहे नहीं बिटिया, तुम्हारी बिटिया हमारी पोती हुई, उसके लिए तो 2 चॉकलेट दे देंगे। सच बिटिया, कलेजा ठंडा हो गया तुम्हें देखकर। तुम लोग हंसते खेलते रहो और हमें क्या चाहिए। अब बस रमा की भी ब्याह हो जाता तो अच्छा होता, पर नहीं, इसने तो जैसे शादी न करने की कसम खा ली है। हर बात की एक उम्र होती है, उम्र बीत जाने पर फिर बड़ी परेशानी होती है, पर यह सब कुछ समझती ही नहीं है। अब तुम ही कुछ समझाओ इसे। मोहन चाचा की बात को बीच में काटते हुए रमा बोली, आप अपना काम करो। मोहन चाचा के मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, अरे लो, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? बिन ब्याही लड़की देखकर चिंता तो होती ही है। रमा क्रोध से बोली, मेरे माँ बाप अभी जिंदा है मेरी चिंता करने के लिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रमा लगभग मेरा हाथ खींचते हुए वहाँ से ले आई। मैं रमा के इस व्यवहार से हतप्रभ थी। मेरी रमा ऐसी तो न थी, बड़ों के प्रति सम्मान रखने वाली, उनकी इज्जत करने वालों में से थी, पर यहाँ तो मैं रमा का कोई और ही रूप देख रही हूँ। रमा की माँ मुझे देखकर सुखद आश्चर्य से उठ भरी। पूजा, तुम कितने दिनों बाद आई हो बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी, आप सुनाइए, क्या चल रहा है आजकल? मेरे अब पूछने की ही देर थी, वह कहने लगी। क्या बताऊँ पूजा, रमा की शादी की चिंता तो सुरमा के मुंह की तरह बस बढ़ती ही जा रही है। वह तनिक मेरे पास सरक कर धीमे स्वर में बोली, पूजा, तुम्हारे लखनऊ में कोई लड़का देखो ना, हम तो हार गए इसकी शादी के प्रयास करते करते। तभी वहाँ रमा आ गई और गुस्सा होते हुए बोली, बस भी करो माँ, मेरी शादी का रोना। कोई आया नहीं कि तुम मेरी शादी का महापुराण लेकर बैठ जाती हो। मैंने चौंक कर रमा को देखा। मैं उसके असामान्य व्यवहार से परेशान हो उठी थी। अपनी हंसमुख सी सहेली को इस तरह देखने की तो मैंने कभी कल्पना भी न की थी। आंटी का चेहरा रुआसा हो गया था। मैंने बात को संभालते हुए उनसे कहा, आंटी, मैं आज आपके हाथ का वो स्पेशल वाला पोहा और चाय पीकर ही जाऊंगी। आंटी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ तुम लोग बैठो, मैं पोहा बनाकर लाती हूँ। आंटी के जाते ही मैंने रमा को अपने पास बिठाते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें रमा, किस तरह व्यवहार करने लगी हो तुम? वहाँ मोहन चाचा से और यहाँ आंटी से भी किस तरह बात कर रही थी तुम?
इतनी चिड़चिड़ कैसे हो गई तुम? कहाँ गई वो मेरी हंसती खिलखिलाती हर बात का मजा लेती रमा? मेरी बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू छलक आए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है? बात न रमा, मुझसे बात करोगी तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। कुछ तो बोल, रमा ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या बताऊं पूजा, बात ऐसी है कि कहने में भी अजीब लगती है। मैं क्या बताऊं किसी को कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। पहले तो मैं चौंक पड़ी, फिर हंसकर बोली, बस इतनी सी बात के लिए इतना बवाल मचा रखा है तुमने? वह थोड़ा नाराज होते हुए बोली, देखा, तुमने भी मेरी बात को नहीं समझा, पर शायद तुम समझ भी नहीं सकती कि 26 साल की होने के बाद भी किसी लड़की का कुंवारी होना कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। मैंने परेशान होकर कहा, साफ साफ कह रमा, क्या परेशानी है? वह बोली, पूजा, हर लड़की की तरह मैं भी चाहती थी कि सही समय पर मेरी शादी हो जाए। मेरी भी अपनी शादी को लेकर कुछ सपने थे, कुछ आशाएं थी, पर अब वे सारे सपने कांटे बनकर पलकों में चुभते हैं। तुम ही बताओ, क्या कमी है मुझ में? अच्छी खासी दिखती हूँ, अंग्रेजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आजकल वकालत पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं था कि कोई मुझे देखने नहीं आया, पर कोई यह कहकर नापसंद कह गया कि लड़की दुबली हुई, कोई कहता है ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कोई कहता है नौकरी नहीं करती। कभी किसी को मैं पसंद आई तो बात इसलिए टूट गई क्योंकि या तो बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि उनकी दहेज की भूख अधिक होती थी। मैं जानती हूँ मेरे माता पिता अपनी हैसियत से बढ़कर मेरी शादी में खर्च करेंगे, पर वह अपना घर बार तो नहीं बेच सकते ना मेरी शादी के लिए। तुम जानती हो पूजा, अब मैं लेखिका भी हो गई हूँ। कई पत्र पत्रिकाओं में मेरी कहानी, लेख और कविताएं छपती रहती हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या कर रही हो आजकल, तो मेरे यह बताने पर कि मैं लिखती हूँ तो पता है क्या जवाब मिलता है मुझे? वे कहते हैं सब तो बकवास है, यह बताओ कि शादी कब कर रही हो? मोहल्ले का एक एक प्राणी मुझे शादी करने के लिए समझाता रहता है। जब आसपास के लोग मुझे बेचारी भरी नज़रों से देखते हैं तो मेरी आत्मा तक छलनी हो जाती है। पड़ोसी की चाची, काकी और भाभिया की नज़रें मेरे कपड़ों के अंदर तक जाती है, माने वो जानना चाहती हूँ कि शादी न हो पाने का कीटाणु कहीं शरीर के अंदर तो नहीं बैठा, जो कपड़ों से बाहर से दिखाई न देता हो। लोग माँ बाप से मिलने आते हैं तो उन्हें इस तरह से संतावना देते हैं मानो मैं इस दुनिया से ही विदा हो गई हूँ। अरे भाभी जी, धीरज रखिए, होनी को कौन टाल सकता है? जब जब जो होना है तब तब सो होता है। या फिर अरे भाई साहब, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देगा। ये सारी बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। जानती हो, जो भी मेरे घर आता है उन सब के पास मेरे लिए कोई न कोई रिश्ता होता है। हर कोई मेरे लिए रिश्ता ढूंढता रहता है, मानो इस दुनिया में मेरी शादी से बड़ी कोई समस्या ही न बची हो। तुम ही बताओ पूजा, मेरी शादी न होना क्या इतना अभ्यक्ष अपराध है? मैं लोगों की नज़रों में बेचारी बन गई हूँ। जो भी मिलता है अपनी संतावना के 2 फूल चढ़ा ही जाता है मुझ पर कोई मुझे यह नहीं बताता कि इन सब में मैं कहाँ गलत हूँ। मैं शस्त्र हो चुकी हूँ लोगों की बातें सुन सुनकर। कभी कभी लगता है कि आज के युग में लड़की होकर पैदा होना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। और तो और, अब तो लोग यह भी कहने लगे हैं कि ज़रूर उसका चाल चलन खराब होगा, तभी तो अब तक कुंवारी बैठी है। इतनी बातें सुनकर, इतने झूठे इल्ज़ाम पाकर भी अगर चिड़चिड़ा न हो तो क्या करूं? माँ बाप के माथे पर चिंता की लकीरें दिन ब दिन गहरी होती जाती है। उन्हें परेशान देखती हूँ तो खुद की किस्मत को कोसने का मन करता है। माँ पापा का मुंह देखकर चुप रह जाती हूँ, वरना मुझे तो अब तक मर ही जाना चाहिए था। जिस लड़की की शादी न हो, मेरी राय उन सबको मर ही जाना चाहिए, वरना यह समाज उनके साथ साथ उनके परिवार वालों का भी जीना दुश्वार कर देगा। अपने मन की साड़ी भड़ास निकालने के बाद रमा कांपने लगी थी। मैंने उठकर उसे पानी का ग्लास थमाया,
पानी पीकर वह कुछ संयम हुई। मैंने रमा की बातें सुनकर उससे कहा, रमा, अगर तुम्हारी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता तो किसी और बिरादरी के बाहर जाकर कोशिश क्यों नहीं की अच्छे लड़के को ढूंढने की। रमा व्यंग भरे स्वर में बोली, क्या बात कर रही हो पूजा? लोग अपने समाज का सड़ा गला भी खाने को तैयार हैं, पर दूसरे समाज का अच्छा खाना भी उन्हें गवारा नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर उठने की हिम्मत आज भी इंसान नहीं जुटा पाता, भले ही कोई घुट घुर मर जाए। रमा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। समाज के कैसे नियम, कैसी मान्यताएं हैं जो इंसान को सिवाय दुख के कुछ नहीं देते। सामाजिक नियम तो इंसान की सहूलियत के लिए बनाए गए थे, न कि इसलिए कि नियमों के जाल में उलझकर इंसान ही मर जाए। भले ही अपने समाज, अपनी बिरादरी में अच्छा काबिल लड़का न मिले, पर वे दूसरे समाज की दूसरी बिरादरी के काबिल लड़कों की ओर देखेंगे तक नहीं। यह समस्या सिर्फ रमा की नहीं थी। आज हर दूसरे घर में कोई न कोई रमा मिल ही जाती है। मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी करता मनुष्य आज भी कुछ बातों में बरसों पुरानी सड़ी गली रीतियों को थामे बैठा है। कुछ तो करना होगा, किसी को तो पहल करनी ही होगी, कोई तो कदम उठाना ही होगा, तभी कुछ बदलाव संभव हो पाएगा। एक दिन तो दुनिया बदलेगी ही, फिर भी थोड़ी थोड़ी कोशिश तो सबको करनी ही होगी। कुछ सोचते हुए मैंने रमा से पूछा, अच्छा रमा, ऐसा कोई और है जो तुम्हें पसंद हो या जिसे तुम पसंद करती हो? रमा ने थोड़ा संकुचाते हुए कहा, हाँ, एक समीर उपाध्याय। वैसे तो किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, पर मेरे साथ वकालत पढ़ता है। शाम को आने वाली क्लास में आता है। आकर्षक है, स्मार्ट है, अच्छा कमाता है। मुझसे खूब पढ़ती है उसकी। इतना हंसमुख है कि पूछो मत। हर समय हंसता हंसाता रहता है। उसके साथ समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जानती हो पूजा, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो अपनी सारी परेशानी तकलीफ़ भूल सी जाती हूँ। समीर जब भी मुझे देखने आने वालों के बारे में सुनता है तो मुझसे कहता है, क्यों किसी और का जीवन बर्बाद करना चाहती हो? मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, तुम मुझसे ही शादी कर लो। मैंने हंसकर कहा, जब वो इतना खुलकर पूछ रहा है शादी के लिए तो तुम हाँ क्यों नहीं कह देती? रमा ने थोड़ा बुझे स्वर में कहा, उसमें दो समस्याएं हैं। एक तो वो हमारी जाति का नहीं है, हम ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण है। दूसरी बात, मैं उसका यकीन नहीं कर पाती। वह हर बार को मजाक में कहता है, हर बात का मजाक बना देता है। क्या पता यह बात भी उसने मजाक में ही कही हो। उसने कभी सीरियसली मुझसे कुछ नहीं कहा, तो मैं कैसे मानूं? उदास सी रमा का चेहरा मन में लिए उससे फिर मिलने का वादा कर मैं वहाँ से चली आई। रमा की बातें मुझे एक कहानी याद आ गई, शायद बचपन में कहीं पढ़ी थी, जिसका सही अर्थ आज मेरी समझ में आ रहा है। एक उच्च कुल का बहुत प्रसन्न ब्राह्मण था। फिर भी ब्राह्मण ने उच्च कुल देखकर अपनी बेटी का विवाह वहाँ कर दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने पूछा, क्या कर रही हो बेटी? तो उसकी बेटी ने जवाब दिया, उच्च कुल का रिश्ता भूज कर खा रही हूँ। 2-3 दिन बाद जब अपने घर में युद्ध स्तर की तैयारी देखकर रमा समझ गई थी कि आज फिर उसकी नुमाइश लगने वाली है, उसका मन खिन्न हो उठा। उसका दिल कर रहा था कि वह चीख चीख कर सबसे कहे कि बंद करो ये सब, बंद करो मुझे सामान की तरह सजाना और दिखाना और फिर मोल भाव करना। मैं जिंदा हूँ, मुझे भी आत्मा है, मेरी सांसें चलती हैं। क्यों नहीं समझ पाता कोई मेरी तकलीफ़ को? पर वह ये सब कहती भी तो किससे? अपने माँ बाप का दिल वह नहीं तोड़ना चाहती थी। उसके उत्साह में वह कोई विघ्न नहीं डालना चाहती थी। अतः वह बेमन से तैयार होने चली गई। कुछ समय बाद मेहमान भी आ गए। रमा सजी धजी गुड़िया की तरह नजरें झुकाए उनके सामने आकर बैठ गई। लड़की की माँ ने लड़के से कहा, हमें तो लड़की पसंद है, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? लड़के ने कहा, किसी और का जीवन बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? इनसे शादी करके मैं अपनी ही कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जानी पहचानी बात और जानी पहचानी आवाज़ सुनकर रमा चौंक पड़ी। उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने समीर बैठा मुस्कुरा रहा था। वह चौंक कर बोली, समीर तुम?
उसने अचरज से अपने माँ बाप की ओर देखा। वे दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में स्वीकृति का भाव था। रमा ठीक से कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहाँ हंसती खिलखिलाती पूजा आ गई। रमा को आश्चर्य में पड़ा देखकर पूजा ने कहा, हाँ भाई, सब मेरा ही किया हुआ है। दरअसल समीर मेरे बड़े भाई अक्षत के दोस्त हैं। बातों ही बातों में जब इन्होंने तुम्हारा जिक्र किया तो मैं चौंक पड़ी। समीर तुम्हें बहुत पसंद करते थे और मजाक ही मजाक में कई बार तुमसे अपने दिल की बात भी कह चुके थे, पर तुमने कभी कुछ समझा ही नहीं। मैं उस दिन तुम्हारा मन जानने के लिए ही आई थी। फिर तुम्हारी रजामंदी मिलने के बाद, तुम्हारी परेशानी जानने के बाद मैंने अंकल आंटी को सारी बातें बताई, तो अपनी बेटी की खुशी के लिए वो भी तैयार हो गए। बस यही कहानी है जिसका परिणाम तुम्हारे सामने समीर के रूप में बैठा है। रमा ने बहुत कृतज्ञ नज़रों से पूजा की ओर देखते हुए मन ही मन उसे धन्यवाद कहा। पूजा ने धीरे से रमा से कहा, रमा, अब कोई नहीं कहेगा बेचारी कुंवारी है, अब तो लोग कहेंगे बेचारी रमा शादीशुदा हो गई। उसकी बात सुनकर रमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला नेक्स्ट जो भी कहानी डालूँ वो आप लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।